ठोस अवस्था लेसन का आज एक और बेहतरीन एपिसोड हम पढ़ने जा रहे हैं। इस एपिसोड में जो टॉपिक है उसका नाम है संकुलन क्षमता। पहले की क्लासेस में इसके बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि आगे हम पढ़ेंगे। तो आज इसकी बारी आखिरकार आ ही चुकी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। क्या होता है संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी? शुरू करते हैं बच्चों। देखो कि ये मेरे पास एक एकक कोष्ठिका है जिसके बारे में मैं बार बार बात कर चुका हूं कि ये मेरे पास एक एकक कोष्ठिका है। मैं इस एकक कोष्ठिका में ये अवयवी गोले रख रहा हूं क्योंकि पिछली क्लास में हमने अवयवी कणों को गोले के रूप में माना था ना। तो ये गोले हैं, इसके रूप में मैं रख रहा हूं, चाहे मैं इसके कोणों पर रखूं, फलक के केंद्र में रखूं, चाहे इसके बीच में रखूं। मान लो मैं सीधे ही रखे जा रहा हूं, मैंने यूं बोल रख दी, ये रख दी, इस प्रकार से इसके अंदर बहुत सारी पूरी बोले भर दूं मैं। ठीक है, तो एक बात सोच करके बताना बच्चों कि इसके अंदर मैं पूरी बोले यहां तक भर दूं, क्या इस एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इन बोल्स द्वारा भरा जाएगा? यस और नो? बच्चों नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बीच बीच में, यहां जब ऐसी बोले बीच में पड़ी होंगी तो इनके बीच में यहां पर खाली जगह रह जाएंगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब किसी एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है तो हम उसके अंदर अवयवी गोले रखते हैं, तो उसके बावजूद भी उसमें खाली जगह रह जाती है, वो रिक्तियों के रूप में रहती है। उन रिक्तियों को अपने चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां कहते थे। मतलब किसी एकक कोष्ठिका का पूरा आयतन अवयवी गोलों द्वारा नहीं भरा होता, उसका कुछ प्रतिशत आयतन भरा होता है और कुछ प्रतिशत आयतन रिक्तियों के रूप में खाली होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास संकुलन क्षमता क्या होगी? संकुलन क्षमता होगी कि किसी एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का जितने प्रतिशत आयतन अवयवी गोलों द्वारा भरा होता है वह संकुलन क्षमता कहलाती है। ठीक है बच्चों, कि मान लो कि यहां पर इस एकक कोष्ठिका का आयतन जो है वो मान लो 100 है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर ये अवयवी गोले रखने शुरू किए। ठीक है, एक रखा, दो रखा, 5 रखे, 10 रखे, रख दिए। ठीक है, अब रखने के बाद में इन सब का आयतन जो है वो आ गया 90। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका पूरी एकक कोष्ठिका का 90% आयतन अवयवी गोलों द्वारा भरा हुआ है और 10% आयतन रिक्तियों के रूप में खाली है। तो जो 90% आयतन अवयवी गोलों द्वारा भरा हुआ है उसी को हम इसकी संकुलन क्षमता कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, मैं एक बार इसकी परिभाषा लिखता हूं, फिर एक बार दोबारा मैं बात करूंगा इसकी। क्या? देखिए, किसी एकक कोष्ठिका की परिभाषा लिख रहा हूं, किसी कोष्ठिका एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का जितने प्रतिशत आयतन अवयवी गोलों, अब ये गोलों का मतलब क्या है? अवयवी गोलों का मतलब है परमाणु, अणु या आयन। गोलों का मतलब ये है अवयवी गोलों द्वारा भरा होता है उसे उस एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझेंगे कि इस एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का जितने प्रतिशत आयतन अवयवी गोलों द्वारा भरा होगा उसको हम उसकी क्या कहेंगे? संकुलन क्षमता कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब अगर मुझे संकुलन क्षमता का सूत्र निकालना है तो संकुलन क्षमता का सूत्र क्या हो जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बराबर हो जाएगा। गौर करना बच्चों, संकुलन क्षमता का सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा हमारे पास अवयवी गोलों का कुल आयतन, अवयवी गोलों का कुल आयतन
बटा में घनीय एकक कोशिका का कुल आयतन, घनीय एकक कोशिका का कुल आयतन। ठीक है, क्योंकि एकक कोशिका का कुल आयतन और ऊपर अवयवी गोलों का कुल आयतन प्रतिशत निकालना है तो गुणा में क्या आ जाएगा 100। ठीक है बच्चों, तो संकुलन क्षमता का हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा कि अवयवी गोलों का कुल आयतन मतलब उस एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी गोलों का कुल आयतन और इंटू नहीं बटा में घनीय एकक कोशिका का कुल आयतन। यहां पर चाहो तो आप इसको और डिटेल कर सकते हो कि उस एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी गोलों का कुल आयतन बटा में घनीय एकक कोशिका का कुल आयतन इंटू में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये संकुलन क्षमता का फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे बच्चों कि मान लो आप क्या करेंगे कि अगर इसको फॉर्मूले का रूप देना है तो उस एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी गोलों की संख्या और गुणा में एक गोले का आयतन, गुणा में एक गोले का आयतन। सीधा लिख दें कि n इंटू गोले का आयतन। अरे बच्चों समझ रहे हो क्या इस बात को? क्या आएगा कि आप समझें कि कुल आयतन कैसे निकलेगा। मान लो इस डिब्बे के अंदर 10 गोले हैं तो 10 इंटू एक गोले के आयतन से गुणा कर लेंगे तो सारे गोलों का कुल आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो n इंटू गोले का आयतन बटा में घनीय एकक कोशिका का कुल आयतन। अरे घनीय एकक कोशिका का कुल आयतन कितना होता है? भुजा की क्यूब। अरे घन का आयतन कितना होता है बच्चों? भुजा की क्यूब। भुजा क्या मानते हैं हम? a। भुजा क्या मानते हैं हम? a। तो इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला आ जाएगा a क्यूब, या आप यहां पर लिख लो कि घन का आयतन इंटू में 100। अब इसको और सॉल्व कर लो कि एक गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन बराबर होता है बच्चों कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। अरे एक गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा की क्यूब। और भुजा हम कितनी मानते हैं? a। तो सूत्र क्या आ जाएगा? a की क्यूब। अब संकुलन क्षमता का सूत्र क्या आ जाएगा? फाइनली संकुलन क्षमता का सूत्र आ जाएगा अपने पास पैकिंग एफिशिएंसी बराबर n गुणा में, n तो यही है, इंटू गोलों का आयतन। गोले का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब बटा में घन का आयतन। अरे घन का आयतन कितना है? भुजा की क्यूब। भुजा क्या है? a। तो a की क्यूब और गुणा में 100। ठीक है बच्चों, तो आपके पास फाइनली संकुलन क्षमता का ये जो है लास्ट फॉर्मूला आ गया। बोलो, ये संकुलन क्षमता आपको इतनी समझ में आई क्या? अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए तो परिभाषा आपके सामने है, सूत्र लिखिए तो ये वाला सूत्र लिख लोगे, गणितीय रूप इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संकुलन क्षमता का एक हमने सिंपल बात कर ली है कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए तो परिभाषा भी लिखेंगे और सूत्र भी लिखेंगे। ये वाला सूत्र लिख देना, परिभाषा बटा में और साथ में क्या लिख देंगे? सूत्र। तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर? क्योंकि सूत्र लिखा देख करके ना आपकी परिभाषा कोई पढ़ेगा ही नहीं। अगर लाइनों में कहीं आपने कुछ गलती कर दी है तो उसको नजरअंदाज कर देता है एग्जामिनर, इसलिए फॉर्मूला भी साथ में लिख डालो। और अकेला फॉर्मूला लिखा है पूछा है तो सिर्फ फॉर्मूला लिखो, फिर परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इतना काम जो है हमने कर लिया। अब क्या करना है बच्चों कि संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। ये तो फॉर्मूला आया है, ज्ञात करनी है किस की? एक तो ज्ञात करनी है सरल घनीय एकक कोशिका की, या जिसको हम कहते हैं आद्य एकक कोशिका। क्या कहते हैं? आद्य एकक कोशिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। हमने फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है, एकक कोशिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। और तीसरा जो हमने काम करना है वो करना है अंतः केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता हमने ज्ञात
करनी है। ठीक है बच्चों, ये 3 डेरिवेशन अपने ने करने हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है बच्चों, क्योंकि इन तीनों के डेरिवेशन में यहां तक तो काम इसके डेरिवेशन में भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मतलब आधा आधा डेरिवेशन तो यही है, आधा आधा डेरिवेशन तो यहां से लेकर के यहां तक ये तो है ही है। ठीक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। अब इसके बाद इनके लिए थोड़ी थोड़ी बातें और हैं, वो मैं आपको करवा देता हूं, और फिर जो है इन तीनों की संकुलन क्षमताएं ज्ञात हो जाएंगी। देखो, अपने क्या करते हैं, पहले आधे एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपने क्या करेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आधे एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करो, तो आप क्या करेंगे कि यहां पर इतना काम तो करना ही करना है। ये लो, आप एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको आगे चलाता हूं। देखो, ठीक है, देखें, एक बार मैं और बता दूं कि मान लो संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है, तो कुछ घन के कुल आयतन का जितने प्रतिशत आयतन अवयवी गोलों ने भरा होता है वही संकुलन क्षमता होती है। तो आप क्या कर लोगे, घन का आयतन ऊपर गोलों का आयतन इंटू 100 कर लोगे, तो क्या आ जाएगी, संकुलन क्षमता आ जाएगी। अब गोले के आयतन का सूत्र क्या है, छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। जिसको याद नहीं है वो याद कर लो, अभी कर लो, 4/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र होता है। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब। भुजा क्या मानी हमने, ए, तो ए की क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो अब संकुलन क्षमता n गोलों की संख्या इंटू एक गोले का आयतन बटा में घन का आयतन इंटू में 100, ये लो, ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से आप संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अब मैं इसको साफ करके किसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करता हूं, आधे एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करता हूं। चलिए देखो, इतना काम तो अपनों ने करना ही करना है। अगर मैं बोर्ड थोड़ा सा बड़ा रखता तो अपना काम बन सकता था, इतना मेरे को साफ करने की जरूरत नहीं थी। एक मैंने ना यहां पर लिखा था अभ्यास प्रश्न 1.10, अभ्यास प्रश्न 1.10 दे रखा है बच्चों कि निम्न की संकुलन क्षमताएं ज्ञात करो। आधे एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करो, फलक केंद्रित की और अंत्य केंद्रित की। तो इसका मतलब प्रश्न यही है जो हम लिख रहे हैं, जो हम सॉल्व कर रहे हैं, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आधे एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं। ये लो, ये लो, आधे एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता याद करो, आधे एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे संकुलन क्षमता का। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला बराबर पीई बराबर हो जाएगा क्या, कि अवयवी गोलों का आयतन, अवयवी गोलों का आयतन बटा में घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, कोष्टिका का आयतन और गुणा में क्या होता है बच्चों, 100 होता है। तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा, अवयवी गोलों का आयतन n इंटू में 4/3, अरे गोलों की संख्या इंटू एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है हमारे पास a की क्यूब, प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आधे एक कोष्टिका के अंदर अवयवी गोलों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, कितनी है, चूंकि आधे एकक कोष्टिका में अवयवी गोलों की संख्या, अवयवी गोलों की संख्या n बराबर कितनी होती है, 1। क्योंकि आपको याद है आधे एक कोष्टिका कौन सी थी, जिसमें, अब क्योंकि केमिस्ट्री है, आपको पता होना चाहिए कि पुराने वाले एपिसोड भी आपको आने चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि आधे एक कोष्टिका कौन सी थी। आधे एक कोष्टिका बच्चों वो थी जिसमें अवयवी गोले घन के कोणों पर स्थित होते थे, घन के कोणों पर उपस्थित होते थे, और एक कोणे का उस एक कोष्टिका में हिस्सा 1/8 होता था, कुल कोणे पर गोले 8 होते थे, तो 1/8 इंटू 8 1 आया करता था। तो आधे एक कोष्टिका में अवयवी गोलों की संख्या बच्चों कितनी होती है, 1। तो यहां पर n का मान हमारे पास क्या हो गया, 1।
ठीक है, तो अब आपके पास संकुलन क्षमता का फॉर्मूला हो गया, संकुलन क्षमता बराबर होगी n का मान हो गया 1, तो अब आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब बटा में a की क्यूब गुणा में 100। ये हमारे पास लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा, जिसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इतना काम तो आपने सब में ही करना होगा। ठीक है बच्चों, अब आधे एक कोष्ठिका में अवयवी गोले होते हैं 1, फलक केंद्रित में एफसीसी में अवयवी गोले कितने होते हैं 4, अंत्य केंद्रित में अवयवी गोले कितने होते हैं 2। ये याद होना चाहिए, मैंने आपको करवाया है, सारी डिटेल करवाई हुई है। तो 1 हो गया, तो मैंने n का मान 1 रख करके सारा का सारा फॉर्मूला एज इट इज उतार दिया। अब मुझे बताओ, क्या ये फॉर्मूला यहां पर इसकी कैलकुलेशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऊपर तो r है, नीचे a है, मतलब ऊपर त्रिज्या है, नीचे भुजा है, तो ये दोनों आपस में कट नहीं सकते, इनकी आपस में कैलकुलेशन नहीं हो सकती। या तो r को a में बदलो या a को r में बदलो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a को r के पदों में बदलते हैं। बस इतना काम हमें अलग करना पड़ेगा, बाकी सारा डेरिवेशन जब अपने फलक केंद्रित एक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता याद करेंगे तब भी यही काम करेंगे। बस उसमें आधे एक कोष्ठिका उसमें फलक केंद्रित एक कोष्ठिका में अवयवी गोलों की संख्या कितनी आ जाएगी 4, और यहां पर गुणा में आएगा 4, बाकी सब कुछ यही रहेगा। क्लियर? तो आधा काम तो आपको चुटकियों में हो जाना चाहिए, आपको ध्यान आना चाहिए यार, इतना काम तो वही है। ठीक है, बस एक काम करना है कि a को r की पदों में बदलना है। ये अलग अलग एक कोष्ठिकाओं में अलग अलग प्रकार से होगा। तो इधर आते हैं अपने, क्या अब इसके बाद इसकी हेडिंग आ जाएगी क्या, कि a को मतलब a मतलब भुजा, a का मतलब क्या है भुजा, भुजा क्या a को r मतलब त्रिज्या के पदों में बदलने पर या बदलना। ठीक है, कैसे बदलेंगे भाई a को r के पदों में? अब पहले आधे एक कोष्ठिका की का जो है स्ट्रक्चर देखो क्या थी। आधे एक कोष्ठिका की स्ट्रक्चर ऐसे थी, घन होता था, इधर गौर करो बच्चों, यूं घन होता था, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं घन, यूं, ये लो, ऐसे घन हुआ करता था बच्चों, याद करो, ऐसे घन था, ये लो, यूं घन था। ठीक है, और इस तरीके से ये आपको घन बार बार मैं बना रहा हूं तो आपको बनाना आना चाहिए, ये घन था। और हम आधे एक कोष्ठिका उसको कहते थे जिसमें अवयवी गोले घन के केंद्र पर कोणों पर उपस्थित होते थे। मतलब इस गोले पर अवयवी गोला स्थित होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, सब कोणों पर उपस्थित होगा, लेकिन मैं यहां और यहां दो ही कोणों पर बनाता हूं। इन दोनों के बीच की जो है यहां पर एक निशान लगा लो। ठीक है, अब निशान लगा करके इतनी त्रिज्या का एक गोला बना लो, ये लो। ठीक है, और इतनी ही त्रिज्या का एक और गोला बना लो, ये लो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अवयवी गोले जो है कोणों पर स्थित है, दो मैंने बना लिए। अब ऐसे यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा, लेकिन मैं दो ही बनाता हूं, क्योंकि दो बनाऊंगा तो मुझे साफ साफ दिखाई देगा। अगर मैंने ज्यादा बना लिए तो फिर जो मैं चीज दिखाना चाहता हूं वो मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो क्या ये वाला डायग्राम आपको समझ में आ गया आधे एक कोष्ठिका का, कि जिसमें अवयवी गोले घन के कोणों पर स्थित होते हैं। तो कोणों पर ये मैंने गोले बनाए, ये ऐसे बने होते हैं कि इनकी ये इस कोणे का गोला और इस कोणे का गोला आपस में स्पर्श कर रहे होते हैं। ऐसे ये भी आपस में स्पर्श करेंगे, ये भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, तो सारे आपस में स्पर्श कर रहे होते हैं। तो अब अपने पास क्या है कि यहां से लेकर के, गौर करो बच्चों, अरे वाह, यहां से लेकर के यहां, ये तो घन की क्या है, एक भुजा है जिसको मैं a मान रहा हूं। अरे ये तो क्या है, घन की भुजा, भुजा को मैंने क्या मान लिया a, लेकिन इस भुजा में यहां से यहां तक की दूरी इस गोले की त्रिज्या r हो जाएगी, और यहां से यहां तक की दूरी इस गोले की त्रिज्या r हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या कहोगे, चित्रानुसार, क्या कहोगे, चित्रानुसार क्या हो जाएगा, ये a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2r। दिखाई दे रहा है क्या? कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है भाई, ये भुजा a, और इस भुजा को अगर काट रखा है तो एक इस गोले ने काट रखा है, एक इस गोले ने काट रखा है, इसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या r, तो इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, 2r। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, a बराबर हो जाएगा 2r। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा, a बटा में 2,
r बराबर में क्या हो जाएगा a बटा में 2। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक तो पूरा डेरिवेशन आना, डेरिवेशन भी आ सकता है और छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि आधे एक कोष्टिका में a बराबर क्या होता है तो 2r, r बराबर क्या होता है तो a बटा में 2। तो छोटा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन हमने क्या करना है बस a का मान समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 1 में रखोगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों देखो कि संकुलन क्षमता बराबर, अब इसका फॉर्मूला 4 बटा में 3 पाई r क्यूब। ठीक है, और बटा में क्या आ रहा है, बटा में आ रहा है a क्यूब। अब a की जगह आप क्या लिख सकते हो 2r, तो आ जाएगा 2r की क्यूब और गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, अब क्या करना है, इसका अब कैलकुलेशन आपको करनी है तो कर लो। यहां पर इसका मान क्या रख लोगे 22 बटा में 7, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, बाकी की गणना कर लोगे। तो अगर गणना करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो मुझे तो सीधा आंसर इसका याद है कि इसकी संकुलन क्षमता आधे एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता होती है 52.4%। ठीक है, तो इसको हल करोगे तो ये आंसर कितना आएगा 52.4%, और लास्ट में लिखोगे ये संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी बराबर है ये। अब इसको आप लास्ट में लाइन लिखोगे आधे एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता 52.4% होती है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा डेरिवेशन हो गया आधे एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करने का। समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है, आसान था, बिल्कुल ही आसान था। चलिए इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पर, दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है कि अब आपको नेक्स्ट हेडिंग डाल के दे रहा हूं मैं, क्या, फलक केंद्रित एक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। ठीक है, अब आप मजेदार चीज देखो, कितना मजा आ रहा है, क्या कि अब आपको इसको आधा तो याद ही नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप यही फॉर्मूला लिखोगे, संकुलन क्षमता याद करना है तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लिखोगे, ये भी लिखोगे। अब यहां पर लिखोगे कि चूंकि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी गोलों की संख्या, n का मान यहां पर कितना होगा बच्चों 4, तो यहां पर क्या लिखोगे साथ में n का मान गुणा में लिखोगे 4। ठीक है, तो 4 और लिखोगे, बाकी सब कुछ यही होगा। तो इतना डेरिवेशन तो हमें आता है, इतना तो काम हमारा हो गया। अब हमने इसमें a को r के पदों में बदलना है, तो a को r के पदों में इसमें फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में बदलने का तरीका थोड़ा अलग होगा, वो आप अलग से सीख लें। इधर आ जाओ आप, इसका आधे एक कोष्ठिका का 52.4 होता है, पिछले का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो जिसने नहीं लिया वो वापस जाकर के दोबारा ले लो। ठीक है, तो चलिए भाई अब अपने क्या करते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कौन सी होती है, देखो ये लो, किसी को याद है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते थे? जिसमें अवयवी गोले कोनों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र में भी स्थित हो। कोनों के अतिरिक्त कहां हो? फलकों के केंद्र में भी स्थित हो, इस तरीके से। ठीक है, अब कोनों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र में स्थित होने का क्या मतलब है कि मैं अगर अवयवी गोले बनाऊं तो आप क्या करो कि ये जो फलक दिखाई दे रहा है ना, ये जो फलक दिखाई दे रहा है, इसका डायग्राम कैसे बनाना है फलक केंद्रित का। ये जो फलक दिखाई दे रहा है, ये फेस जो दिखाई दे रहा है, इस पर ना आप पहले एक विकिरण खींच लो। क्या खींच लो बच्चों? विकिरण खींच लो। तो ये मैंने विकिरण खींच ली, इधर देखें कि मान लो ये मैंने एक विकिरण खींच ली। ठीक है, ये विकिरण खींच ली। अब इसके विकिरण का जो बीच वाला बिंदु है ना यहां पर, ठीक है, यहां पर ये फलक का एक केंद्र हो गया। और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका वो होती है जिसमें अवयवी गोले कोणों के अतिरिक्त फलक के केंद्र में स्थित होते हैं। तो यहां पर एक अवयवी गोला इस तरीके से ऐसे बना लेंगे आप, बना लिया बच्चों। ठीक है,
अब क्या करोगे कि इसके, ये तो फलक के केंद्र में गोला है, इसके यहां पर कोने पर भी गोला होगा, तो कोने वाला गोला आप ऐसे बना लो। इसी तरीके से इस कोने पर भी गोला होगा, उसको आप ऐसे बना लो। ठीक है, एक्चुअली क्या होंगे, ये तीनों बराबर होंगे, लेकिन मेरे को जो है क्योंकि हाथ से मैंने बनाया है तो ये ऐसे साथ सही बना नहीं है, लेकिन तीन गोले बराबर होंगे। तीन गोले कैसे होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो ये आपने एक डायग्राम बनाना है। पहले घन बनाया, घन के इस फलक पर एक विकिरण बनाया और विकिरण के केंद्र पर एक बड़ा सा गोला, इससे थोड़ा बड़ा गोला बना लेना आप। ठीक है, बड़ा सा गोला बनाओगे। ठीक है, अब इसी को स्पर्श करते हुए इस कोने पर गोला बना लेना है और एक इस कोने पर गोला बना लेना है। और ये जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसका नाम रख देना है क्या, इसका नाम रख देना है ए, बी और सी। ये त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है इसका नाम रख देना है ए, बी, सी। ठीक है, अब ये समझ लो कि भुजा ए बी एक भुजा है, इसका मान कितना होगा ए, बी सी भी एक भुजा है, इसका मान भी कितना होगा ए। ठीक है, और ये जो पूरी एक विकिरण है, ठीक है, इस विकिरण का मान अपने अलग से देख लेते हैं क्या आएगा। तो अपने क्या करते हैं, अपने कहते हैं कि चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आधार स्क्वायर क्या हो गया, AB का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो रहा है, ABC में कर्ण क्या है AC की स्क्वायर बराबर आधार AB की स्क्वायर प्लस लंब BC की स्क्वायर। ठीक है, तो अब AC स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे अपने, AC स्क्वायर बराबर AB क्या है, AB भुजा है, भुजा की लंबाई कितनी है A, तो स्मॉल a की स्क्वायर 1 हो गया, और BC लंब है, ये भी एक भुजा है, इसका मान भी कितना होगा A की स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2A की स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आओ, अब मजेदार चीज देखो क्या हुआ कि ये जो AC है ना, ये A और ये C, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई देखो, यहां से यहां तक 1r, यहां से यहां तक 2r, इस केंद्र से यहां तक की तीसरी r ये त्रिज्या हो जाएगी, और यहां से यहां तक की इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो AC है ना, ये पूरी 1r 2 3 4 r के बराबर होती है। ठीक है, तो चूंकि AC बराबर कितना है 4r, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 4r की स्क्वायर, क्या लिखूंगा मैं 4r की स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे a का मान निकालना है, क्योंकि मुझे a को r में बदलना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r की स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, अब मैं अगर a का मान ज्ञात करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, और ये क्या बचाएगा, रूट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आप करना चाहते हो तो इसको सॉल्व करना चाहिए, 16r की स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, 16r की स्क्वायर बटा में 2 a स्क्वायर बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा √16r की स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, अब क्या करोगे कि आपने इसको सॉल्व करना है, तो 16 का रूट क्या होता है 4, और r स्क्वायर का रूट r, और 2 का रूट क्या हो जाएगा √2। तो इसका मतलब है ये लो, ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास a का। क्लियर बच्चों, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको जो है ऐसे कर सकते हैं अपने कि r के हिसाब से अगर इसको लिखना है तो r बराबर हो जाएगा a या √2a बटा में 4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी इसका हो सकता है। अब अपने को क्या करना है बच्चों, अब अपने को ये जो a का मान आया है, क्या आया है 4r बटा में √2, इसको जो है इसको जो है आपने क्या करता है इस समीकरण में रख लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, देखो a का मान समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 हमारे पास है संकुलन क्षमता बराबर 4 गुणा 4 बटा में 3 पाई r क्यूब,
बटा में ए की क्यूब है। अब ए की क्यूब की जगह अपने क्या लिखेंगे, इसकी क्यूब, तो क्या आ जाएगा 4r बटा में √2 की क्यूब और गुणा में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसको हल करना है, तो अब इसको हल तो आप करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा याद रख लो क्या कि इसकी संकुलन क्षमता आ जाएगी कितनी बच्चों, 74%। अरे फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता सबसे ज्यादा थी और कितनी थी 74%, तो ये संकुलन क्षमता आ जाएगी 74%। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार आप एक बार गौर कर लो, क्या था कि इस तरीके से आपने चित्र बनाना है, क्योंकि फलक केंद्रित एकक कोशिका है तो फलक के केंद्र में गोला होगा ही होगा और कोणों पर गोले होंगे ही होंगे। ठीक है, बस आपको समझने के लिए ध्यान क्या रखना है कि जो आप ये घन बनाओगे, इस घन के इस कोणे पर एक क्या करोगे, विकिरण बनाओगे और विकिरण के केंद्र में एक बड़ा सा गोला बनाओगे और इस गोले के को स्पर्श करते हुए इस कोणे पर गोला बनाना है और इस कोणे पर, पीछे वाले पर और आगे वाले पर, इन दो कोणों पर गोले बनाने हैं। फिर क्या करना है आपको कि ए बी और सी ये त्रिभुज बना लिया। अब त्रिभुज में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा, ये आधार भी एक भुजा है और लंब भी एक भुजा है, तो ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। और AC क्या है 4r, तो 4r की स्क्वायर हो जाएगी, तो ये 4r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो अब A स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, अच्छा एक काम आप और भी कर सकते थे यहां पर, वैसे तो ये भी सही है, आपने ए स्क्वायर बराबर क्या कर लिया 4r की स्क्वायर बटा में 2, ये वाला 2 जो है ये बटा में चला गया। अब क्या करोगे, ए स्क्वायर बराबर इसको सॉल्व किया तो 16r की स्क्वायर बटा में 2। अब इसको चाहे तो यहां काट लो, एक काम और कर सकते थे, इसको काट सकते थे, ये √2 वाला फंडा सॉल्व कर लो, ये सही है गलत नहीं है, लेकिन किताब में अलग तरीके से कर रखा है तो आप इसको काट लो, ये लो 8 कर लो। ठीक है, अब 8 कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे ना लिखो, फिर ऐसे लिख लो। चलिए 8 कर लोगे तो अब एक काम आप और कर सकते हो कि ये हो जाएगा आपके पास a बराबर 8r स्क्वायर की रूट, 8r स्क्वायर का रूट कर दोगे और a बराबर हो जाएगा 8 को आप लिख सकते हो 2√2, क्या लिख सकते हो 2√2 और r स्क्वायर को लिख सकते हो r, √r स्क्वायर को लिख सकते हो r। तो अब a का मान ये हो गया। ठीक है, तो एक तो आप ये मान लिख सकते हो और r बराबर लिखना हो तो क्या लिखोगे a बटा में 2√2, लेकिन मुझे तो a का मान चाहिए, मैंने यहां पर a का मान रखना है, चाहे अगर किसी ने ऐसा रख लिया तो भी सही है, और अगर कोई इसको ऐसे करना चाहे कि 2√2r की क्यूब ऐसे करके लिखोगे तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया है, पहले मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, इस बार सॉल्व कर लिया है, क्या कि इसका स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, r का स्क्वायर r स्क्वायर आएगा, बटा में 2 है, 2 से 16 काटा 8 आ गया, और इसका मतलब एक स्क्वायर हटाई तो इस पर रूट आ गया, √8r स्क्वायर, 8 का रूट क्या होता है 2√2 और r स्क्वायर का रूट क्या होता है 2r। ठीक है, तो a बराबर आ गया 2√2r या r बराबर a अपॉन में 2√2। आपको a का मान चाहिए तो a का मान जो है आप यहां पर रख लेंगे और इस तरीके से 74% आ जाएगा, और लास्ट में एक लाइन लिख लेंगे कि अतः फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता जो है वो 74% है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता भी आपकी आ जाएगी। क्लियर हुई बात? देखे भाई, यस, सभी लोग आराम से इसका सुंदर सा एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर चलते हैं एक बार और। इस बार आपके पास बात जो है थोड़ी और टफ होने वाली है। ठीक है, थोड़ी सी टफ होने वाली है, गौर करते रहना, है इंटरेस्टिंग। चलिए अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग है, तीसरी हेडिंग, अंतः केंद्रित, क्या अंतः केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। ठीक है, पहले मेरे को बीच में अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक तो वीडियो को लाइक कर दें और एक जो है मुझे बताएं भी कमेंट करके कि भैया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, अंतः केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करना है तो वही संकुलन क्षमता, ये फॉर्मूला ये, लेकिन
अब यहां पर आ जाएगा कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी गोलों की संख्या n बराबर, अब बॉडी सेंटर्ड बीसीसी में कितनी होती थी? 2 होती थी ना, ठीक है, कितनी होती थी? 2। पीछे वाली केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि आप 14वें एपिसोड पर पहुंच के तो पहले वाला एपिसोड भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है, साथ के साथ ध्यान रखना है। पहले ये तीसरे चौथे एपिसोड में हमने किया था कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी गोलों की संख्या 2 होती है, ये चौथे पांचवें एपिसोड में करा होगा हमने, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 2 और बस ये काम तो इतना ही रहेगा। अब आपको चेंज क्या करना है? यहां पर इसको ए को आर के पदों में बदलने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको बदलने का तरीका सीखें भाई। साफ कर दूं मैं? चलिए ये फलक केंद्रित वाला मैं साफ कर देता हूं। देखिए अब डायग्राम जो बनाना है बहुत ही मतलब थोड़ा सा ये मतलब एक पूरा का पूरा इमेजिनेशन रहेगा, पूरी की पूरी पिक्चर बननी चाहिए, दिमाग में बनना चाहिए। बोर्ड वाला तो अगर दिमाग में नहीं बना तो बोर्ड वाला समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने क्या बनाया है। गौर करना। पहले मुझे ये बताओ कितने लोगों को पता है कि भाई अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? अरे वो जिसमें अवयवी कोणों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के बीच में, काय के बीच में उपस्थित हो, उसे अपने काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। मतलब जो आपके पास घन जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे, ये लो, ये लो, ये बन गया, इधर आने दो, ठीक है, ये लो, ये बन गया, इस तरीके से घन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अवयवी गोला जो है वो एक तो यहां पर बीचों बीच में बनाना है, इसके बीच में एक इस कोने पर बनाना है और एक इस कोने पर बनाना है। अगर आपको ये डेरिवेशन करना है तो वैसे तो क्या है, गोला तो वैसे ही बनेगा, क्या बनेगा कि अवयवी कण घन के कोणों पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां सब कोणों पर उपस्थित होगा और एक बीच में गोला उपस्थित होगा। लेकिन मैं अगर सारे बना दूंगा तो डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं सिलेक्टेड गोले बना रहा हूं कि कहां कहां बना रहा हूं कि एक तो घन के बीचों बीच में, ये देखो ये पूरा घन है, इसके बीचों बीच में मैं यहां गोला बना रहा हूं। आपको ये गोला बनाने से पहले भी आप एक काम कर लो, क्या कर लो कि यहां पर इस कोणे और इस कोणे के बीच में एक विकिरण खींच लो, ठीक है। तो ये लो, मैंने विकिरण खींच लिया भाई, ये लो, ओके, ये मैंने एक विकिरण खींच लिया। अब इस विकिरण पर आपने क्या करना है, एक गोला बनाना है। अब गोला ऐसे बनाना है कि ये जो विकिरण आपने खींचा है इसका बीचों बीच का बिंदु ले लो, बीच का बिंदु ले लिया। अब बीच के बिंदु से ऐसे गोला बनाना है कि इतनी त्रिज्या, जितनी त्रिज्या यहां से इतनी त्रिज्या को इसको साथ में लेते हुए यूं गोला बनाना है, ये लो, ऐसे गोला बना देना है बीच में। अब क्या करना है कि इस सिरे पर इतनी त्रिज्या का एक गोला यहां पर बना देना है और इतनी त्रिज्या का एक गोला यहां पर बना देना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। समझ में आई क्या बात? दोबारा बोलूं, क्या किया आपने कि आपके पास जो है, जो रूम है ना, उसकी इमेजिनेशन करो। एक जो अंतः केंद्रित है ना, उसका ये अगर डेरिवेशन समझ में आ गया, ये डायग्राम समझ में आ गया, तो इसका मतलब है चैप्टर सारा ही समझ में आ गया। इस पूरे चैप्टर में और कहीं इतनी समस्या नहीं है, इसके अंदर पूरा का पूरा सोचना पड़ेगा। क्या किया मैंने कि आप अपने कमरे को इमेजिन करो, कमरे को देख लो, देख लिया। अब कमरे का एक वो वाला कोना देख लो, एक वो वाला कोना, अपोजिट वाले कोने देख लो, देख लिए, ठीक है। अब वहां से लेकर के एक लाइन खींचो, खींचो, दिमाग में दिखनी चाहिए, और वो देखो, ये देखो, ये देखो, वहां तक एक लाइन जा रही है। अब एक गोला जो है ना, ये जो विकिरण खींचा है, इस विकिरण के ऊपर बड़ा सारा गोला यहां पर बना लो। इस विकिरण का जो बीच का बिंदु है उसको केंद्र बिंदु मान करके एक बड़ा सारा गोला बना लो। एक गोला वहां बना लो, एक गोला वहां बना लो, ये तीनों गोले आपस में स्पर्श करने चाहिए। क्या इतना काम कर लोगे? ये देख लो, यहां से विकिरण मैंने यहां तक खींचा, अगर मैंने इसको हिसाब से देखना है तो उस कोने और उस कोने पर चल लो, इन दोनों कोणों पर चल लो, यहां पर गोला, उस कोने पर गोला, उस कोने पर गोला, ये हो गया, ठीक है। चलिए एक काम आप और करो फटाफट, इधर देखो, ये जो बीच में फर्श का ये नीचे वाला जो कोना है, वो देखो नीचे दिख रहा है आपके कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हो वहां जो कोना है, उस कोने को, उधर वाले कोने को नीचे फर्श से लाइन खींच दो।
ये वाली लाइन तो ऊपर से लिखी, हवा में खींचिए, ये तो हवा में खींचिए, लेकिन एक ये लाइन यहां पर खींच लो फर्श पर, ठीक है। तो ये लो, मैं फर्श पर एक लाइन यहां पर ऐसे खींच लेता हूं, खींच दी बच्चों, ठीक है। तो अब जो घन मैंने बनाया था वो तो उसके लाइनें तो है ही हैं, उसके अलावा मैंने दो विकिरण खींचे हैं। एक विकिरण तो मैंने यहां से लेकर के वहां तक खींचा है और एक विकिरण मैंने यहां से लेकर के यहां तक खींचा है, ठीक है। अगर आप इस बात को देखोगे, इस चीज को देखोगे, तो आपके पास दो प्रकार के त्रिभुज बन गए हैं बच्चों। कौन कौन से त्रिभुज बन गए हैं? एक तो त्रिभुज आपका बन गया, इसको ए मान लो, तो ए बी और सी, एक तो त्रिभुज ये वाला बन गया, और एक त्रिभुज बन गया, अगर मैं इसको डी मान लेता हूं, तो अब मेरे पास एक त्रिभुज बन गया बी डी और सी। दो त्रिभुज बन गए, एक तो ए बी और सी, और एक त्रिभुज बन गया मेरे पास कौन सा? बी सी और डी, ठीक है। इसको मैं और समझाने की कोशिश करता हूं, इधर गौर करें भाई। ये लो, मेरे पास ये एक पेज है, ये मैं एक पेज ले रहा हूं, देखिए बच्चों, ये एक पेज है, इसके ऊपर ना दो तरीके के त्रिभुज बन रहे हैं, ऐसे दो तरीके के त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो नीचे फर्श में त्रिभुज बन रहा है ये वाला, और एक जो ये त्रिभुज खड़ा है ये वाला, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप इसको देखोगे तो ये दो तरीके के त्रिभुज बन रहे हैं। एक ये वाला कोणा, खड़े वाला त्रिभुज देखो कैसे बन रहा है, ये वाला, एक ये कोणा, एक ये कोणा, एक ये कोणा, जैसे एक ये कोणा, एक वो कोणा, एक वो कोणा, ये तो त्रिभुज खड़ा है, ठीक है। और एक ये त्रिभुज देखो, एक कोणा, दो कोणे और तीन कोणे, ये लो, एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो एक त्रिभुज तो यूं खड़ा है और एक त्रिभुज यूं लेटा हुआ है, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये लेटा हुआ और एक ये त्रिभुज खड़ा है, ये, ठीक है। अब इसको लेकर के आप काम कर सकते हैं। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है, ये खड़े वाला त्रिभुज क्या? बी डी और सी, बी डी और सी, ये तो खड़ा त्रिभुज हो गया। और जो लेटा हुआ त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा? ये वाला बिंदु ए, फिर ये बी और ये वाला मेरा हाथ सी। तो ए बी सी लेटा हुआ त्रिभुज और बी डी सी खड़ा हुआ त्रिभुज। तो ये दो त्रिभुज बन गए हैं। बस अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? पहले आपने लिखना है, लेना है जो लेटा हुआ त्रिभुज है उसको लेना है, ठीक है। या अपने क्या करते हैं, हाँ, लेटे हुए त्रिभुज को लेना है। तो लेटे हुए त्रिभुज को क्या लिखोगे कि समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखोगे? ए बी सी में लिखोगे कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या है? बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार है मेरे पास क्या? ए सी स्क्वायर और प्लस बी ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर, ये तो बी सी स्क्वायर, ये तो बी सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ए सी क्या है? ए सी, ये वाला सी बिंदु है। ए सी क्या है बच्चों? भुजा है घन की, इसको मैं ए मानता हूं, तो ये आ जाएगा ए की स्क्वायर और प्लस ए बी भी घन की भुजा है, इसको भी मैं ए मानता हूं, तो ये भी आ जाएगा ए स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a की स्क्वायर। ये लो, ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है? पहले तो हमने लेटा हुआ त्रिभुज ले लिया, अब जो खड़ा है उस त्रिभुज को लेते हैं। और इस त्रिभुज के अनुसार क्या होगा कि त्रिभुज, ये लो, त्रिभुज कौन से वाला? बी सी डी में क्या होगा? त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा? बी सी डी में अब बी सी और डी, इसमें कर्ण क्या है? सी डी की स्क्वायर। क्या है? सी डी की स्क्वायर बराबर क्या आएगा? सी डी की स्क्वायर बराबर क्या आएगा? बी डी की स्क्वायर। लंब आ गया बी डी की स्क्वायर और आधार क्या आ गया? आधार आ गया अपने पास बी सी की स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी की स्क्वायर, दो तरीके के हो गए भाई, एक तो बी डी स्क्वायर हो गया लंब और बी सी स्क्वायर हो गया आधार, बी डी स्क्वायर हो गया कर्ण, सॉरी लंब, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। बी डी क्या हो गया? लंब स्क्वायर। अब सी डी स्क्वायर कितना है? सी डी स्क्वायर को तो एक बार अपने पेंडिंग रहने देते हैं। बी डी क्या है? बी डी ये भुजा है, भुजा क्या होती है? ए, तो ए की स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी ये वाला बी सी स्क्वायर जो फर्स्ट पे मैंने वीकेंड खींचा था, ये वाला
ये बी सी स्क्वायर बराबर क्या है, ये बी सी स्क्वायर है 2a², तो ये आ जाएगा 2a²। क्या आ जाएगा 2a², और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a² + 2a² ये हो जाएगा 3a²। ठीक है, अब इधर देखें, यहां पे आ जाएगा CD की स्क्वायर। अब चूंकि CD क्या है बच्चों, CD बराबर ये C और ये D, अगर इन गोलों की बात करें तो यहां से यहां तक 1r, यहां से यहां तक 2r, यहां से यहां तक 3r, और यहां से यहां तक 4r। ठीक है, तो इसका मतलब एक जो CD लंबाई है ना वो 4r² के बराबर है, तो ये आ जाएगा 4r। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, CD की जगह लिख दूंगा 4r, 4r की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a की स्क्वायर। ठीक है, या मैं इसको लिख लूंगा 16r² बराबर हो जाएगा 3a², और a बराबर क्या हो जाएगा 16r² बटा में 3, और a का स्क्वायर कर दिया। अब मैं अगर a का स्क्वायर हटाऊंगा, ये लो, अब मैं क्या करता हूं, इस a का स्क्वायर हटाता हूं तो यहां पर रूट आ जाएगा, इसके ऊपर, इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा रूट 16r की स्क्वायर बटा में 3, ये रूट इसके ऊपर भी है। अब इसको हल करोगे तो a बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 का रूट क्या होता है 4, और r² का रूट होता है r, और 3 का रूट होता है √3। ठीक है, ये √3 का √3 ही रहेगा। ठीक है, तो ये लो, ये मेरे पास a का मान आ गया। अब मुझे इससे अगर r का मान पूछ लेता कि अंतः केंद्रित एक कोष्ठिका में r बराबर क्या होता है, तो r बराबर a √3 बटा में 4, तो ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, लेकिन मुझे तो a का मान चाहिए था, a का रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट में यहां पर एक लाइन लिखूंगा कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा बच्चों कि संकुलन क्षमता PE बराबर, अब अपने क्या करेंगे कि वो लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है समीकरण 1 का, 2 × 4 बटा में 3 πr³ बटा में, अब a³ की जगह अपने क्या रख लेंगे, a का मान कितना है 4 बटा में 3 √3r, तो इसको लिखेंगे 4/√3r, और इसके ऊपर लगा देंगे क्यूब, इसके ऊपर क्या लगा देंगे क्यूब, और गुणा में क्या कर देंगे 100। ठीक है, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 68%, क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैंने क्या लिख दिया 68%, और लास्ट में लाइन लिख देंगे अतः अंतः केंद्रित एक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता 68% होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये तीसरा डेरिवेशन भी आपका हो गया है कंप्लीट। एक बार ये काम तो हमने इतनी बार कर लिया कि आपको ये तो रट्टा हो जाना चाहिए। अब तीनों डेरिवेशन में हमने क्या किया है कि a को r की पदों में बदलना सीखा है। इसके लिए जो आधे एक कोष्ठिका थी उसके अंदर तो अवयवी गोले घन के कोणों पर स्थित होते हैं, तो एक कोणा दूसरे कोणे पर दो गोले जो स्पर्श कर रहे थे, इसलिए आधी एक r इसकी एक r इसकी भुजा जो है 2r के बराबर होती थी, तो इसलिए वो तो सॉल्व हो गया था। इसी तरीके से हमने जब फलक केंद्रित किया तो फलक केंद्रित में अवयवी गोले कोणों के अतिरिक्त फलक के केंद्र में होते थे, तो उसके अंदर जो कर्ण बनता था वो 4r के बराबर बनता था, उससे हम इसी मान निकाल लेते थे। लेकिन सबसे जो टफ है वो है अंतः केंद्रित का डायग्राम। अंतः केंद्रित का डायग्राम बनाने के लिए आपने क्या करना है, आप अपने रूम को इमेजिन करो या घन बना लो, घन बना करके आप आपके रूम को इमेजिन करो, रूम के उस कोने से एक रस्सी बांधो और उस कोने तक ले जाओ, बना ली रस्सी, रस्सी के बीच वाले बिंदु पर एक बड़ा सा गोला बना लो, बना लिया, ये रस्सी खींची मैंने, यहां पर बड़ा सा गोला बनाया, अब एक गोला मैंने उस कोने पर रख देना है, एक गोला मैंने उस कोने पर रख देना है, तो क्या हो जाएगा ये तीन गोले जो है इस विकिरण पर हो जाएंगे। और दूसरा काम इसके अंदर क्या करना है, अंतः केंद्रित में दो दो त्रिभुज बनाने हैं। पहले में आद्य केंद्रित में कोई त्रिभुज नहीं बनाना, फलक केंद्रित में फलक पर एक त्रिभुज बनाना है और अंतः केंद्रित पर दो त्रिभुज बनाना है। एक तो ये त्रिभुज खड़े वाला बन गया और एक विकिरण मैंने फर्श पर यहां से एक लाइन खींचनी है और उस कोने तक खींचनी है। अपने रूम में देख लो, ऐसे खींच के देख लो, तो अब एक तो त्रिभुज यूं लेटा हुआ यूं बन गया और एक त्रिभुज ये ऐसे खड़े वाला बन गया, दो त्रिभुज बन गए। ठीक है, तो जब आप डेरिवेशन करोगे तो पहले जो लेटा हुआ त्रिभुज है उसको लेना है, पहले खड़े वाले को नहीं लेना, लेटे हुए को लेना है। तो लेटे हुए त्रिभुज के अनुसार क्या हो जाएगा कि विकिरण कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है BC स्क्वायर,
तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों तो भुजाएं ही है, भुजा है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2A स्क्वायर। ये तो अब इतना रख लेना है। अब BCD में, त्रिभुज BCD में, अब खड़े वाले त्रिभुज में ले लो। खड़े वाले त्रिभुज में कर्ण कौन है? कर्ण है CD, तो CD का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर BD की स्क्वायर आधार BC की स्क्वायर। ठीक है, अब BD तो BD, ये तो एक भुजा है तो A स्क्वायर हो गया। BC स्क्वायर क्या है? ये मैंने यहां पर ज्ञात कर रखा है पहले। इस नीचे वाले त्रिभुज से मैंने BC स्क्वायर का मान पहले ज्ञात कर लिया, कितना आया था? 2A स्क्वायर, तो यहां पर रख दिया 2A स्क्वायर। दोनों को सॉल्व किया, ये हो जाएगा 3A स्क्वायर। CD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3A स्क्वायर। अब CD कितना है? CD है ये वाला CD, 1R 2R 3R 4R के बराबर है। ठीक है, तो 4R स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। इसको स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, R का स्क्वायर R स्क्वायर बराबर 3A क्यूब। मुझे A का मान निकालना था, तो A स्क्वायर बराबर हो गया 16 बटा में, ये 3 बटा में आ जाएगा, तो 16 बटा में 3 R स्क्वायर। A का रूट स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, स्क्वायर हटाया मैंने तो इधर इस पर रूट आ गया। 16 का रूट 4, R स्क्वायर का रूट R और 3 का रूट 3। ठीक है, ये A का मान आ गया। अब ये तो आपको चाहिए यहां पर डेरिवेशन में रखने के लिए, लेकिन कई बार R का मान पूछ लेता है, तो R का मान पूछ रहा है तो आप क्या करो, A के साथ में रूट 3 कर लो, बटा में R कर लो, कर लिया। अब A का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 तो हम हर बार बना करके रखते हैं पहले से, ये मेरे पास बनी पड़ी थी। इस A का मान, ये लो A का मान मैंने यहां रखना है, बस क्यूब लगाना है, इंटू 100 करना है, और आंसर मुझे याद है, क्योंकि मुझे याद है आधे एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता 52.4, फलक केंद्रित की 74%, 74, और अंत्य केंद्रित की 68%। ठीक है, यहां पर आंसर आ जाएगा 68%। और सर्वाधिक संकुलन क्षमता किसकी है? FCC की, या इसको हम CCP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CCP, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका या घनीय एकक कोष्टिका की जो है संकुलन क्षमता सर्वाधिक होती है 74%। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की एक जबरदस्त वाली क्लास। इस क्लास में से एक का डेरिवेशन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, किसी में से तीनों में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या कई बार ना बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में R और भुजा में क्या संबंध होता है, तो R बराबर A रूट 3 बटा में 4। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है भुजा बराबर क्या होता है, तो 4R बटा में रूट 3। इसी तरीके से आपके पास फलक केंद्रित में भी पूछ सकता है, या आद्य केंद्रित आद्य एकक कोष्टिका में भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय। कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आज की वीडियो, क्या समझ में आया क्या? अरे इस डेरिवेशन को एक एक दो बार आप लिख लेना, ताकि जो है कोई भी डाउट नहीं रहे। ठीक है, गुड लक।